अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 21, ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैंने आज नोटिस की, जिसके बारे में मुझे पता चला कि जो मेरी बुक है वो है 11th एडिशन। ठीक है, वो तो आप लोगों को मैंने पहले बताया। ये देखेंगे 11th एडिशन, इस पर कहीं मेंशन नहीं है 2020 या कुछ ऐसा। ठीक है, ये सिंपल 11th एडिशन है। ठीक है, मैंने एक बुक देखी है आज और वो भी 11th एडिशन ही था, 2020 to 21 उस पर मेंशन है। तो लेकिन जो चीज़ है बताने वाली वो ये है कि वो भी ओल्ड एडिशन ही था। ठीक है, उसमें कोई चीज़ अपडेटेड नहीं थी। सो कुछ लोगों को जो मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था होम्योस्टेसिस वाला, उसमें कुछ इशू था कि उसमें अडेप्टेशन वाला टॉपिक आपकी बुक में नहीं होगा। ठीक है, वो न्यू बुक में आया है, सिर्फ बाकी जो एडिशन है उनमें मौजूद नहीं है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पेपर जो है, पेपर मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% तो चांसेस हैं कि ओल्ड बुक से ही बनेगा, बल्कि बनेगा ही उधर से। ये बुक जो है ये अभी है, ये तो पेपर बनेगा ओल्ड बुक से। सो आप लोग टेंशन ना लिया करें। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो मेरी बुक पे मौजूद है आपकी बुक पे नहीं है, सो आप वो स्किप कर दें। ठीक है, जो आपकी बुक पे है आप उसको पढ़ें, जो टॉपिक नहीं है उसको रहने दें। अगर आपको समझ आ गई है, वर्बली आ गई है, सो आप खुद से लिख सकेंगे। वैसे वो टॉपिक आएगा नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं था, जस्ट बुक में मौजूद था, सो मैंने कहा उसको रीड आउट कर दूँ। मुझे पता था वो टॉपिक नहीं है, ना ही वो स्लाइड्स में था और ना ही वो कहीं और, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया। सो अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ लगता है जो कि आपकी बुक में नहीं है, सो आप उसको ना पढ़ें। 90 to 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ओल्ड एडिशन ही है, और अभी तक कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा तो आई नहीं है। सिर्फ वो होम्योस्टेसिस का एक टॉपिक है अडेप्टेशन वाला, वो आगे भी आएगा और आगे भी आया हुआ है, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। सो अगर आपकी बुक में नहीं है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस क्या है कि कोई एथलीट है, उसने कोई परफॉर्म करना है, कोई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, उसके बारे में हम ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ओवरलोड था, स्पेसिफिसिटी था, रिवर्सिबिलिटी था, हम ये कल पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर जो मैंने अपलोड किया है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आपको इस ये डेफिनेशंस जो हैं मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, रिवर्सिबिलिटी, ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर एंड इनिशियल फिटनेस लेवल, कि जेंडर का क्या इन्फ्लुएंस है, कि मेल्स और फीमेल्स में क्या ये चीज़ डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा मैन एंड वुमेन रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिमिलर फैशन, कि अगर मेल्स को ट्रेनिंग कराओ या फीमेल्स को कराओ, दोनों सेम तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी डिज़ाइंड अप्रोप्रिएटली टू मैच द लेवल ऑफ फिटनेस एंड मैचुरेशन ऑफ द एथलीट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज उनको प्रेस्क्राइब करने लगते हो, तो आप वो जो वर्क चाहिए, जो परफॉर्मेंस करनी है उसने, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड करेंगे। कि अगर कोई बंदा आपको बताता है मुझे इस लेवल तक की फ़िटनेस चाहिए, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपने उसको कौन सी ट्रेनिंग करानी है, ना कि उसकी जेंडर की बेस पे। अगर फीमेल है या मेल है आपने ये नहीं देखना, आपने वो एक्टिविटी देखनी है जो करानी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे आपने उसको क्या ट्रेनिंग करानी है। अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर इन दोज हु आर लेस कंडीशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जो लेस कंडीशनड होते हैं वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, और जो मोर कंडीशनड होते हैं वो लेस इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। कि सेडेंटरी, मिडल एज या हार्ट डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं उन लोगों में VO2 मैक्स 50% तक इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनमें 10 to 20% तक, और जो कंडीशनड एथलीट्स होते हैं उनमें 3 to 5% तक। क्या रीज़न है? देखें, एक बंदा है जो बीमार था, हॉस्पिटल से उठ के आया है, ठीक है, तो उसको आप ट्रेनिंग कराओगे, आप उसको 1 महीना भी कराओगे, तो ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि 1 महीना भी कराओगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। ठीक है, वो एक नॉर्मल बंदे की तरफ की लाइफ की तरफ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक एथलीट बंदा है, उसकी ऑलरेडी VO2 मैक्स 85% तक पहुँची हुई है। ठीक है, आप उसको 2 महीने करवाओगे ना इम्प्रूवमेंट उसकी, सो इम्प्रूवमेंट कितनी आएगी? 2%, 3%, मतलब इतनी कम इम्प्रूवमेंट होती है। तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कौन करते हैं? जो लेस कंडीशनड होते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस हमने पढ़ना है। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पे एक बंदा था एस्ट्रेंड एंड रुडाल,
इसने कहा इफ़ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट यू मस्ट चूज़ योर पेरेंट्स वाइजली। ठीक है, कि इतना इम्पोर्टेंट रोल है जेनेटिक्स का। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। आप कोई एथलीट बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके इसमें जीन्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डेफिनेशन वही रिवर्सिबिलिटी वगैरह की थी, ये समरी है, आप लोग इसको रीड करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप, वर्कआउट एंड कूल डाउन। कि जब भी आपने ट्रेनिंग करनी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वार्म अप होता है। वार्म अप से क्या होता है कि आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल्स को इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कि जब आप एक बार ट्रेनिंग की तरफ आओगे तो उससे पहले ही आपने अपने मसल्स को ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर लिया, हर चीज़ कर ली है, तो फिर आप एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट से एक्सरसाइज करोगे तो फिर आएंगे। तो वार्म अप से ये होता है 10 to 20 मिनट्स जो होता है, उन्होंने कहा है कि ड्यूरेशन होना चाहिए, इतनी देर का वार्म अप कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो। इससे आपकी इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। फिर आप करते हो वर्कआउट, यानी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, कूल डाउन स्टार्ट कर देते हैं। कूल डाउन एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि अब एक्सरसाइजेज मसल को जो ब्लड सप्लाई इंप्रूव हुई थी अब वो सारी सेंट्रल सर्कुलेशन की तरफ चली जाए। ठीक है, अब मसल्स को इम्प्रूव्ड ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए। अब कूल डाउन जो पीरियड है वो इसलिए करते हैं। ठीक है, सो 3 पीरियड्स होते हैं, पहले वार्म अप होता है, फिर ट्रेनिंग सेशन होता है, देन कूल डाउन पीरियड होता है। अब आपकी एरोबिक पावर को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है उसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होती है इंटरवल ट्रेनिंग, एक लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, एक हाई इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। बी गियर टूवर्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ VO2 मैक्स, इंक्रीज द लैक्टेट। यानी कि जो आप एक्सरसाइज एरोबिक इम्प्रूवमेंट, एरोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके जो पर्पसेस हैं वो क्या हैं कि आपकी VO2 मैक्स इम्प्रूव हो, आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाए, आपकी रनिंग इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, ये आपके पर्पसेस होते हैं जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई एरोबिक पावर वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग बताने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए एरोबिक पावर जो है वो कैसे इंप्रूव होती है। एरोबिक्स जो एक्सरसाइजेज होती हैं, रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, इस टाइप की होती है। ठीक है, जिससे आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इंक्रीज़ होती है। ये वो वाली एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, रिपीटेड एक्सरसाइज बाउट्स विद ब्रीफ रिकवरी पीरियड्स इन बिटवीन। यानी कि आपने एक्सरसाइज जो करनी है उसके दरमियान में ब्रीफ रिकवरी पीरियड्स होने चाहिए, यानी रेस्ट पीरियड्स के साथ। एक्सरसाइज आप करोगे वही करोगे जो आप पहले कर रहे हो। यानी अगर आपने एक दिन में 4 किलोमीटर भागना है, ठीक है, तो आप 4 किलोमीटर ही भागोगे, लेकिन उसमें इंटरवल्स आएंगे, उसमें ब्रेक आएगी, उसमें रिकवरी पीरियड्स आएंगे। ठीक है, सो लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द वर्क इंटरवल किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि एथलीट क्या रीच करना चाह रहा है, किस पॉइंट तक करना चाह रहा है। ठीक है, अगर उसका सिंपल कंडीशनिंग इम्प्रूव करनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो लेंथ होगी, यानी अगर उसको कंडीशनिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको लेस ड्यूरेशन चाहिए, लेस इंटेंसिटी चाहिए होती है। ठीक है, और अगर उसको ज़्यादा उसने किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसने रनिंग करनी है, उसने कोई मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, या कोई इस तरह की एक्टिविटी है, साइकिलिंग है या कुछ भी है, सो उसके लिए उसके ज़्यादा उसका गोल्स ऊपर के हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप उसकी लेंथ और इंटेंसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से। सो उसके गोल्स पे डिपेंड करता है आप वर्क इंटरवल कितना रखोगे। अब आपको पता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्क इंटरवल होता है, एक रेस्ट इंटरवल होता है। ठीक है, वर्क इंटरवल में आपका जितना भी आपने डिस्टेंस कवर करना होता है ना वो हो जाता है। ठीक है, उसमें इंटेंसिटी जो होती है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, उसका 10 सेकंड का हार्ट रेट निकालते हो, 10 सेकंड उसका हार्ट रेट मेजर करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपको उसका हार्ट रेट मिल जाता है। ठीक है, तो आप फिर उसका हार्ट रेट जो है, उसकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी इतनी रखनी है कि उसका हार्ट रेट 85 to 100% तक पहुंच जाए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करोगे, और जो ड्यूरेशन है वो 60 सेकंड्स का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल जो है वो लाइट एक्टिविटी कराते हैं, उसके अंदर सच एज वॉकिंग होती है। 1/1 की रेशो होनी चाहिए वर्क और रेस्ट की, कि आपने वर्क इंटरवल और रेस्ट इंटरवल की जो आपस में रेशो है वो 1/1 है। अगर आपने 5 मिनट तो नहीं, खैर अगर 1 मिनट आपने रनिंग की है तो 1 मिनट आपको रेस्ट भी चाहिए, 1/1 की रेशो होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेट क्या होता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क एफर्ट्स परफॉर्म्ड एज अ यूनिट। यानी जितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप करते हो उन सबको मिला के आप कहते हो ये एक सेट है। ठीक है, और डिफरेंट सेट्स आप एक दिन में परफॉर्म करते हो। सो
वर्क एफर्ट्स से सारी एक यूनिट के तौर पे, यानी वर्क एफर्ट्स क्या हैं आपकी रेपिटेशंस, वर्क एफर्ट्स जो हैं वो सारी एक सेट में इकट्ठी हो जाती हैं, एज अ यूनिट आ जाती हैं। उसके बाद है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है, नंबर ऑफ वर्क एफर्ट्स विद इन वन सेट। वही बात आ गई ना कि रेपिटेशंस क्या हैं कि जितनी वर्क एफर्ट्स एक सेट के अंदर होती हैं उसको हम रेपिटेशन कह देते हैं, और सेट क्या है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ रेपिटेशन एंड सेट्स परफॉर्म पर वर्कआउट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन एंड द फिटनेस लेवल, कि आपने रेपिटेशंस या उसके सेट्स कितने उससे परफॉर्म कराने हैं किसी बंदे से, वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए करवा रहे हो ट्रेनिंग। दूसरा उस बंदे के फिटनेस लेवल पे। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज। आपने इंटरवल ट्रेनिंग पढ़ ली है, दूसरा है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज। इसमें क्या है, नाम बता रहा है लॉन्ग होगी लेकिन स्लो, यानी इंटेंसिटी जो है वो कम है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे लेकिन लो इंटेंसिटी के साथ। सो लो इंटेंसिटी होगी जो कि 50 to 60% उसकी VO2 मैक्स पर बेस करेगी, ठीक है, 65%, और उसका हार्ट रेट कितना है 60 to 70%। हमने जो लास्ट इंटरवल ट्रेनिंग पढ़ी है उसमें कितना था 85 to 100% था, ठीक है, और जो VO2 मैक्स है वो इसके अकॉर्डिंग रखी गई थी। और यहाँ पे VO2 मैक्स कितनी है 50 to 65% और 60 to 70% उसका हार्ट रेट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा कर देते हैं लेकिन इंटेंसिटी लो रखनी है। उन्होंने कहा ड्यूरेशन जो है जनरली ग्रेटर इन लेंथ दैन द नॉर्मल कॉम्पिटिशन डिस्टेंसेस, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन्स जिन्होंने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होता है, लाइक मैराथन रनिंग करनी है, ये उनके लिए है। उसके बाद आ जाता है इंप्रूवमेंट्स इन एथलेटिक परफॉर्मेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ मच वर्क वाज परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जितना आप वर्क परफॉर्म करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जितना आप ज़्यादा वर्क करोगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं कि एक बंदा 10 घंटे मेहनत कर रहा है, एक बंदा 4 घंटे मेहनत करता है, ठीक है, तो 10 घंटे वाला ही बेहतर है, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत की है। तो उन्होंने कहा है मोर इज़ नॉट ऑलवेज़ बेटर, ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे, आधे लोगों को उन्होंने 1.5 आवर्स पर डे एक्सरसाइज कराई, कुछ लोगों को उन्होंने 3 आवर्स पर डे कराई, और जो 1.5 आवर्स वाले थे उनकी जो है परफॉर्मेंस वो ज़्यादा अच्छी थी 3 वालों से। हालांकि 3 आवर्स पर डे जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग, हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग का मीनिंग ही क्या लेते हैं कि ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, रेपिटेशंस ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी लो होती है। लेकिन उन्होंने कहा इंड्योरेंस में इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आप ज़्यादा कराओगे वो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद है हाई इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज। अब हमने 2 पढ़ लिए, इंटरवल ट्रेनिंग पढ़ ली है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज। अब ये हाई इंटेंसिटी और कॉन्टीन्यूस, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, कॉन्टीन्यूस है, कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज एन आउटस्टैंडिंग मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग VO2 मैक्स एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड इन एथलीट्स। एक्सरसाइज इंटेंसिटी बिटवीन 80 to 100%, ठीक है, ये हाई इंटेंसिटी के हैं। सो VO2 मैक्स कितनी है 80 to 100%, और वर्क रेट दैट इज़ इक्वल टू और स्लाइटली अबव द लैक्टेट थ्रेशोल्ड प्रोवाइड्स इंप्रूवमेंट इन मैक्सिमम एरोबिक पावर, कि जितना लैक्टेट थ्रेशोल्ड है कि जिस लेवल पे जाके आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, ठीक है, उससे स्लाइटली ज़्यादा आपने वर्कआउट करना है, ठीक है। और ड्यूरेशन इसका कितना होता है 25 to 50 मिनट्स इंडिविजुअल की फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी है समरी में कि एविडेंस से ये पता चलता है कि VO2 मैक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है इंटेंसिटी, ना कि ड्यूरेशन, ठीक है। इंटेंसिटी मैटर करती है। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे हार्ट रेट मैक्स इंप्रूव करता जा रहा है, VO2 मैक्स भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। लैक्टेट लेवल जो है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जो टिपिकल ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होता है, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्यूरेशन जो है वो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में यही है, जैसे जैसे ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होता है उतना आपको वो कम करना पड़ता है, इंटेंसिटी कम रखना पड़ती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको ड्यूरेशन कम रखना पड़ता है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा करनी पड़ती है, यह हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंजरीज़ एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग में जो इंजरीज़ आती हैं वो ओवर ट्रेनिंग की वजह से आती हैं, ठीक है। कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग हमने क्या कहा है, एक बेसिक डेफिनेशन इसकी आपके जहन में होनी चाहिए कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या है कि ड्यूरेशन ज़्यादा होता है लेकिन इंटेंसिटी कम रखी जाती है, ठीक है। एक बंदा है उसने स्लो भागना है लेकिन भागना 2 घंटे के लिए है,
ये इससे क्या उसकी इम्प्रूव हो रही है इंड्योरेंस। लेकिन अगर हम उसको कहें भागना तुमने आधे घंटे के लिए है लेकिन स्लो नहीं भागना, ठीक है, कि उसकी स्पेसिफिक स्पीड उसको बता देंगे फास्टेस्ट भागना है, तो अगर उससे क्या इम्प्रूव होगी, उससे उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। लेकिन अभी हम एरोबिक्स की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम इंड्योरेंस पे आते हैं। तो इंड्योरेंस में जो इंजरीज़ आती हैं वो किस वजह से आती हैं? ओवर ट्रेनिंग की वजह से। ओवर ट्रेनिंग में किस तरह ओवर ट्रेनिंग आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग में कर सकते हैं? या तो शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कि थोड़ी देर के लिए लेकिन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लिया आपने, या फिर आपने ज़्यादा देर के लिए लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज की है, ठीक है। ये दोनों की अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर लेते हो तो उसकी वजह से इंजरीज़ हो सकती हैं। जनरल रूल जो होता है, जब भी आपने किसी को प्रोग्रेशन करानी है एक्सरसाइज, जब भी आप करते हो आप प्रोग्रेशन की तरफ जाते हो, ठीक है। प्रोग्रेशन के लिए एक रूल होता है 10% रूल। 10% रूल क्या कहता है कि जो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है वो आपने एक हफ्ते में 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ठीक है। कोई बंदा कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर, लेकिन उसको 10% से ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाना। अचानक से आप 20 या 30% बढ़ा दोगे तो मसला आएगा, इंजरीज आएंगी। सो यही ओवर ट्रेनिंग की इंजरीज होती हैं। सो 10% रूल को फॉलो करें। उसके बाद हमने एरोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एनारोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए एनारोबिक सोर्सेज क्या होते हैं हमें पता है। एटीपी फॉस्फोक्रिएटिनिन सिस्टम होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है जो कि लैक्टेट सिस्टम है। अब एटीपी फॉस्फोक्रिएटिनिन सिस्टम के बारे में यहाँ आगे लिखा हुआ है कि शॉर्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स होते हैं। शॉर्ट इंटरवल्स हैं लेकिन हाई इंटेंसिटी। ये मैंने आपको 19 चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जो होती है उसके अंदर किसका रोल होता है? एनारोबिक का। वो एनर्जी जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी 10 सेकंड से कम जो होती है वो एनारोबिक सोर्स होता है जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ये यहाँ पे वही बात उन्होंने की है कि शॉर्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स, लाइक जिन्होंने लॉन्ग जंप करना होता है, हाई जंप करना होता है, तो 5 to 10 सेकंड से लगता है इसमें, ठीक है। एक ही दम आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको एनारोबिक पावर चाहिए होती है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? एटीपी पीसी सिस्टम, फॉस्फोक्रिएटिनिन। शॉर्ट हाई इंटेंसिटी के इंटरवल्स होते हैं 5 to 10 सेकंड्स ड्यूरेशन के। लिमिटेड लैक्टेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार ही आपने जंप किया ना, तो लैक्टेट जो प्रोड्यूस हुआ है वो लिमिटेड होता है, तो रिकवरी इसकी रैपिड होती है। रेस्ट इंटरवल जो होता है वो 30 to 60 सेकंड्स का होना चाहिए। इन्वॉल्व रिपीटेड 30 to 40 यार्ड डैशेज विद सेवरल। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए, मैंने आपको खुद एग्जाम्पल से समझा दिया। दूसरा है ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। ग्लाइकोलिटिक सिस्टम जो है ये शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स होती हैं, ये भी वैसा ही है लेकिन इसका ड्यूरेशन उससे ज़्यादा होता है। जो एटीपी पीसी सिस्टम है ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, यानी पहले 10 सेकंड्स के अंदर अंदर काम करेगा। और जो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है ये कितने देर के लिए? ये तकरीबन 1 मिनट के लिए, 20 to 60 सेकंड्स। ये भी शॉर्ट टर्म है, ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 19 में। सो हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स 20 to 60 सेकंड्स के लिए होते हैं। एथलीट्स ऑफन अल्टरनेट हार्ड इंटरवल ट्रेनिंग डेज विद लाइट ट्रेनिंग सेशंस, यानी कि हार्ड सेशंस जो होते हैं एक दिन अगर आपने हार्ड सेशन लिया है तो अगले दिन आप लाइट सेशन ले लो, ठीक है, तो इससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगी और इंजरी से बचने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इन दोनों में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी वो ये है कि इन शॉर्ट इसके अंदर आपने ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, तो रेस्ट इंटरवल्स डालें और इससे इम्प्रूवमेंट होगी और लैक्टेट जो है वो ज़्यादा नहीं बनता है, तो जो रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। लेकिन जो इसमें है इन्होंने क्या कहा ग्लाइकोलिटिक सिस्टम के अंदर कि आप अल्टरनेटिव डेज़ रख लो, कि अगर एक दिन आपने हार्ड एक्टिविटी किया तो दूसरे दिन आप लाइट एक्टिविटी रख लो, ठीक है। ये डेज़ में बताया, वो सिर्फ रेस्ट इंटरवल्स बता दें कि बीच में रेस्ट इंटरवल्स ले लो। देन आ जाती है ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मस्क्यूलर स्ट्रेंथ, ठीक है। पहले हमने एरोबिक पावर को इम्प्रूव किया, फिर हमने एनारोबिक पावर को इम्प्रूव किया, अब हम मस्क्यूलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। आइसोमेट्रिक होती है, डायनामिक होती है, आइसोकाइनेटिक होती है। आइसोमेट्रिक क्या होती है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मसल फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन जॉइंट मूव नहीं करेगा। जो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करवाते हो आइसोमेट्रिक्स आपने बहुत बार करवाई हुई हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कैसे इसको इलाबोरेट करूँ? क्या आपने कोई वेट उठाया हुआ है और आप अपने जॉइंट को मूव नहीं कर रहे, जस्ट उठाया हुआ है, ठीक है। सो फोर्स लग रही है, आपका जॉइंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मसल फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी जॉइंट नहीं, मसल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जॉइंट मूव नहीं कर रहा, आप सिर्फ उठा के खड़े हैं, ठीक है। सो ये होती है आइसोमेट्रिक के जो
लेंथ होती है वो सेम रहती है। देन आ जाती है डायनामिक। डायनामिक में जॉइंट भी मूव करता है, फोर्स भी लगती है कि आप जैसे आप बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह। देन आइसोकाइनेटिक आ जाती है। आइसोकाइनेटिक में होता है कि कांस्टेंट स्पीड की फोर्स लग रही होती है, ठीक है। मसल भी मूव कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से आती हैं। वो आपको मैंने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ाया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रिज़ल्ट में क्या आता है, मसल बल्क आता है। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके मसल में हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। वो बॉडी बिल्डर, जो बॉडी बिल्डिंग जिसने करनी है उसके वो कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, हाइपरट्रॉफी। और दूसरी चीज़ यह है कि आपके 2X फाइबर्स जो होते हैं टाइप 2A फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आपके CNS में भी चेंजेस आती हैं, ठीक है। मोटिवेशन वगैरह और जो CNS की मोटर रिक्रूटमेंट होती है, ये डिफरेंट चेंजेस आती है CNS में। देन आ जाता है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है, इसमें क्या होता है कि आपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आप प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। कि आहिस्ता आहिस्ता आप वेट बढ़ाते जाते हो। वेट ट्रेनिंग मस्ट एम्प्लॉय द ओवरलोड प्रिंसिपल बाय पीरियोडिकली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेट यूज्ड इन पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है। कि आपने वेट को इसमें इंक्रीज़ करना होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है। पीरियोडिकली इंक्रीज़ करना है, ये नहीं कि स्टार्टिंग पे आपने बहुत ज़्यादा वेट दे दिया है या फिर एक बार उसको कम दिया है तो फिर 4 सेशंस के बाद आपने उसका एक पीरियोडिकली इंक्रीज़ करना है, ठीक है। रैंडम आपने वेट इंक्रीज़ नहीं कर देना। जब उसमें एक चीज़ के साथ इंप्रूवमेंट आएगी, आपको लगेगा कि अब इसको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर उसको आगे प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाएँ। बेसिस फॉर मोस्ट वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो भी वो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं वो इस पे बेस करता है, ठीक है। अब है जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रिंसिपल। जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि सिंपल कि जिन लोगों ने स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी होती है उसको क्या हम लोग प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, वो ये है कि रेपिटेशंस जो होती हैं मैक्सिमल कितनी होनी चाहिए, 8 to 12 रेपिटेशन होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इंड्योरेंस में क्या होता है। मैं आपको पीछे भी बार बार बता के कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग जब भी करेंगे रेपिटेशन ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन कम होगा। सॉरी, ड्यूरेशन नहीं, रेपिटेशन ज़्यादा लेकिन इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर रेपिटेशन ज़्यादा नहीं करते। पावर जब भी आपने गेन करनी है, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए जब स्टार्ट करना है तो पहले आपकी रेपिटेशंस कम से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने पावर को इम्प्रूव करना है तो पावर के लिए आपको रेपिटेशंस बहुत कम करते हैं, ठीक है, और वेट बहुत ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें एक लाइन में है, पहले इंड्योरेंस आती है, फिर स्ट्रेंथ होती है और फिर ये पावर होती है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। इंड्योरेंस में ड्यूरेशन ज़्यादा होता है या रेपिटेशन ज़्यादा होती हैं। स्ट्रेंथ जो होती है इसमें रेपिटेशन और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा होती है, लेकिन जो पावर है उसमें रेपिटेशन ज़्यादा और जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। सॉरी, मैं फिर उलट कर जाती हूँ। रेपिटेशन उसमें कम होती है, ठीक है, लेकिन उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को बल्कि छोड़ ही दें मेरा ख्याल है मैंने कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आपके पास पहले भी जो होगा वो भी हिल गया होगा। तो वापस आते हैं, इसके स्ट्रेंथ गेन जब आपने करनी है तो आपके जो रेपिटेशन मैक्सिमम होती है उसकी इंटेंसिटी आपने कितनी रखनी है, 8 to 12। ये जनरल लोगों के लिए है, ठीक है। 8 to 12 मैक्सिमल रेपिटेशंस रखनी है, ठीक है। अगर आप 15 से ज़्यादा करोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो आपके गेंस हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सो रेपिटेशंस जो हैं वो 8 to 12 तक रखनी है, और जो सेट्स होते हैं उनमें आप इन रेपिटेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 2 to 4 डेज़ पर वीक। जो ये नोवाइस लोग होते हैं उनको आपने 2 to 4 डेज़ कराने हैं, और जो वेट ट्रेनिंग वाले एथलीट्स वगैरह हैं उनके लिए आपने 6 डेज़ पर वीक करनी है, ठीक है। 1 दिन की रेस्ट होती है। लेकिन जो एवरेज है वो उन लोगों ने सिंपल जनरल पॉपुलेशन के लिए अगर बताया जाए तो 3 डेज़ पर वीक है। ये शायद ओल्ड बुक में लिखा हुआ था, ये मेरे स्लाइड्स में इस तरह लिखा मिला है। देन आ जाता है ऑप्टिमल नंबर ऑफ सेट्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ कंटिन्यूज टू बी डिबेटेड, के नंबर ऑफ सेट्स कितने होने चाहिए। ये तो हमने रेपिटेशन बता दिया ना जनरल लोगों के लिए कि 8 to 12 जो होती है मैक्सिमल आपने इतनी करने से ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जो सेट्स हैं ये भी डिबेट में आके कितने सेट्स कराने चाहिए। हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम यानी मोर देन 10 सेट्स जो हैं ये रिक्वायर नहीं होते। अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हो तो उसके लिए मोर देन 10 सेट्स नहीं चाहिए होते। शुड इन्वॉल्व दोज मसल यूज्ड इन कॉम्पिटिशन। और जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप उन ट्रेनिंग को, आपको मैंने स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल पढ़ाया था कि स्पेसिफिसिटी होती है कि आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग करोगे
ठीक है, इफ़ेक्ट भी उसी पे आएगा। अगर एक बंदा है उसने साइकिलिंग करनी है, ठीक है, सो उसको उसके जो लोअर लिम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़ ही नहीं करा रहे जिसमें उसके लोअर लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप स्पोर्ट रिलेटेड उससे एक्टिविटी नहीं करा रहे, तो क्या होगा कि वो बंदा वो स्पोर्ट या जो भी एक्टिविटी करने आया था वो उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो स्पेसिफिसिटी का जो रूल है उसको आपने जहन में रखना है कि हर चीज़ जो होती है, हर ट्रेनिंग स्पेसिफिक होती है। तो जो वो मसल्स की ट्रेनिंग कराएं जो कि कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ उन्होंने सेट्स मेंशन किए हैं कि जो हाईली ट्रेंड एथलीट्स होते हैं वो 4 to 8 सेट्स करते हैं पर मसल ग्रुप। जो ट्रेंड नॉन एथलीट्स होते हैं, यानी कि ट्रेंड हैं लेकिन एथलीट नहीं है, तो वो 3 to 8 सेट्स करेंगे। नॉन ट्रेंड 1 to 4 सेट्स करेंगे। सेट्स पर जो डिबेट है वो उसके बारे में ये ओल्ड बुक में लिखा हुआ था। देन आ जाता है मसल शॉर्टनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग शुड बी सिमिलर टू दो स्पीड्स, कि जो स्पीड से मसल शॉर्टनिंग हो रही है, जो इवेंट यानी जो स्पोर्ट है उसके अंदर जिस स्पीड से होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जो इवेंट के अंदर जितनी चाहिए उतनी आप उसमें भी कराओगे, ट्रेनिंग में भी कराओगे। तो यानी जब आपने उसकी ट्रेनिंग ही नहीं की हुई तो आप उसको परफॉर्म कैसे कर पाओगे जब आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जनरल में हमने उसका बता दिया कि इतने सेट्स होने चाहिए अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हो, इतनी आपकी रेपिटेशंस होनी चाहिए, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए, वो स्पेसिफिक मसल्स जो आपको चाहिए उनको इन्वॉल्व करो, ठीक है। स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल देखो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पीड आपको चाहिए, जितनी आपको स्पोर्ट में चाहिए, जिसमें भी चाहिए, आप उसी स्पीड से ट्रेनिंग कराओ, ठीक है। मसल्स को उसी स्पीड से एक्ट करवाओ। देन उन्होंने फ्री वेट्स और वर्सेस मशीन्स कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है आपको पता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, इसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वेट्स, फ्री वेट्स जो आप उठाते हैं उसको और मशीन्स को आपस में कंपेयर किया। तो उन्होंने कहा बोथ फ्री वेट्स और मशीन्स जो होते हैं ये दोनों इफेक्टिव हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने फ्री वेट ट्रेनिंग को चेक किया तो उसे फ्री वेट टेस्ट किए, उसमें फ्री वेट ट्रेनिंग जो थी ना वो ज़्यादा थी, बेहतर थी मशीन्स वालों से, ठीक है। और जब मशीन्स पर टेस्ट किए तो मशीन वालों की ज़्यादा अच्छी थी फ्री वेट वालों से स्ट्रेंथ जो है। तो इसलिए फिर जब उन्होंने एक न्यूट्रल टेस्टिंग डिवाइस निकाली, ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट्स देखी तो दोनों की इक्वल थी। तो उन्होंने कहा है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का रोल है स्ट्रेंथ गेन में। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि फ्री वेट्स को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि मूवमेंट वेरिएबिलिटी कि आप उसको जिस तरफ मर्जी मूव करवा सकते हो, ठीक है। तो मूवमेंट वेरिएबिलिटी होती है, उसके अलावा स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि आप स्पेसिफिक कोई अपने मसल्स जो हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जो है लिफ्टिंग फ्री वेट्स फोर्सेस द एथलीट टू कंट्रोल बोथ बैलेंस एंड स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, कि आप अपने बैलेंस को भी मेंटेन कर सकते हो, स्टेबिलिटी इससे इंप्रूव होती है। तो इस वजह से फ्री वेट्स जो है अफेक्ट दोनों का सेम है, लेकिन इसके अदर बेनिफिट्स आ जाते हैं फ्री वेट्स के, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद ये टेबल है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट बताया कि आइसोमेट्रिक में कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसको एक बार आपने रीड कर लेना है। अब आ जाता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जेंडर डिफरेंसेस का क्या रोल आता है। इन लोगों ने क्या किया कि जो अनट्रेंड मैन थे और वमेन थी उनको आपस में कंपेयर किया, ठीक है, और दोनों की जो स्ट्रेंथ थी मेल्स की ज़्यादा थी, ठीक है। मेल्स की वैसे ही ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ फीमेल से, ठीक है। अनट्रेंड को उन्होंने कंपेयर किया। तो आप खुद अपने आप को कंपेयर कर लें किसी मेल से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो है, जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ मेल्स से कम होती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी जो मसल बल्क है उसके ऊपर स्टडी की। उन्होंने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल इंक्रीजेज द आर्म फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन अ लीनियर फैशन एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्स, के मेल और फीमेल पर डिपेंड नहीं करता कि स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज़ करती है जब आप उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ऑफ मसल उसको कंपेयर किया आपस में मेल और फीमेल के, ठीक है, आर्म फ्लेक्सर्स की, तो वो तकरीबन दोनों की सेम थी, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेल्स और फीमेल्स का दोनों का सेम होता है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन मसल जो है 3 to 4 kg ऑफ फोर्स पर सेंटीमीटर जो है वो लगा सकता है क्रॉस सेक्शन के लिहाज से, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मसल बिलोंग्स टू अ मेल और फीमेल। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि मेल का मसल है या फीमेल का मसल है, एक मसल इतनी फोर्स लगाता है, ठीक है, अपने क्रॉस सेक्शन के लिहाज से, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन compared the strength changes between a group of untrained man and women before and after 10 weeks of resistance training। अब इन लोगों ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जब करवाई तो उसमें उन्होंने कंपेयर किया मेल्स और फीमेल्स को, तो ऑलमोस्ट सेम ही था सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जैसे उन्होंने 10 वीक्स तक कराई, ठीक है, स्ट्रेंथ, और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं आया मेल्स और फीमेल्स में।
तो ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराते हो। लेकिन जब आप कराओगे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में क्या होती है, हाइपरट्रॉफी आती है। जो हाइपरट्रॉफी मसल मेल के मसल में आएगी वो ज़्यादा होती है फीमेल से। अब वो क्यों, वो इसलिए कि मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन मसल बल्क इंक्रीज़ करता है, जो कि फीमेल्स में नहीं होता। तो एक चीज़ जो डिफरेंट है वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में जो फीमेल्स हैं हाइपरट्रॉफी उनमें ज़्यादा नहीं होती मेल्स की निस्बत, ठीक है। बाकी उन्होंने सिंपल चेक किया तो मेल्स की वैसे ज़्यादा होती है, लेकिन ठीक है क्रॉस सेक्शन चेक किया, क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम था, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देखी, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जब देखी तो उन्होंने कहा हाइपरट्रॉफी का डिफरेंस है, ठीक है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से यहाँ जेंडर रोल प्ले कर रही है। उसके बाद स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं एक साथ अगर करवाए जाएँ तो क्या हो, ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, जो लास्ट मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग को एक साथ कराया जाता है तो जो स्ट्रेंथ गेन्स होते हैं वो अकेले अगर किया जाए ना कि अकेली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो रही है तो स्ट्रेंथ गेन्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर उसके साथ इंड्योरेंस ट्रेनिंग को करवा दो तो स्ट्रेंथ गेन्स कम आते हैं, यानी कि जो मसल बल्क है वो भी इतना इंक्रीज़ नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग अफेक्ट कर रही है इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे समरी में इन्होंने पहले पॉइंट में यही लिखा है कि कंबाइन अगर आप करोगे स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग, इससे इंड्योरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ गेन्स है ना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वजह से कि अगर आप अलोन करोगे उसमें ज़्यादा इफेक्ट आता है और अगर आप इसके साथ दोनों को मिला के एक्सरसाइजेज करोगे तो कम इफेक्ट आता है। तो इसलिए आपने जब करनी है उस बंदे को पावर भी चाहिए, ठीक है, पावर आउटपुट भी चाहिए और दूसरी चीज़ उसको इंड्योरेंस भी चाहिए। तो फिर अगर उसको दोनों चीज़ें चाहिए तो आप उसको एक साथ नहीं करोगे। ये वो ऐसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसके अंदर उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए और उसको इंड्योरेंस भी चाहिए, तो उसमें फिर आपको दोनों एक्सरसाइजेज कराना पड़ती हैं। लेकिन क्या करें, अल्टरनेटिव डेज पे करा लें, एक दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओ, एक दिन आप उसको कराओ इंड्योरेंस ट्रेनिंग को कराओ। एक साथ कराओगे तो फिर जो है स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोई स्पोर्ट ऐसी है कि जिसके अंदर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है समरी में, ठीक है, कि कोई ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, उसको मैक्सिमल स्ट्रेंथ या पावर आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करो कि आपको फिर आप उसको एक साथ करा सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसको दोनों चीज़ें चाहिए तो अल्टरनेटिव डेज यूज़ करो। उसके बाद है मसल सोरनेस। आपको पता है डोम्स क्या होते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होता है कि 24 से 48 घंटे के दरमियान अगर कोई बंदा स्टर्नस या अनकस्टम एक्सरसाइज जो उसने पहले कभी नहीं की वो करता है तो उसको डोम्स हो जाते हैं, ठीक है। डोम्स किस वजह से होते हैं कि जो माइक्रो ट्रॉमाज आ जाते हैं आपके टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो ये माइक्रो ट्रॉमाज की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से नहीं होता, ठीक है। जब भी आपने कोई एक्टिविटी जो पहले आपने नहीं करते थे, अनकस्टम थे या पहली बार किए या स्टर्नस कर लिए, ठीक है, आपने जितने के आदी थे उससे ज़्यादा कर लिए, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिए, तो फिर आपको डोम्स होते हैं। इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो ज़्यादा डोम्स के कॉज करती हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक की निस्बत, ठीक है। ये एक इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक का पॉइंट है कि इसमें इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज कॉज ज़्यादा इशू है, डोम्स ज़्यादा डोम्स कॉज करती हैं और जो कॉन्सेंट्रिक है वो कम करती हैं। अवॉइडेंस ऑफ डोम्स इज़ टू स्लोली बिगिन अ स्पेसिफिक एक्सरसाइज। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो एक्सरसाइज जो है, जो भी आप नहीं भी कर रहे हो तो स्लोली स्टार्ट करो, और अगर आप उसको प्रोग्रेस कर रहे हो तो भी स्लोली करो। इसका एक तरीक़ेकार है कि जब आपने एक्सटर्नस एक्सरसाइज की है, कैसे होता है कि एक्सटर्नस एक्सरसाइज की है आपने तो उसकी वजह से आपके मसल फाइबर्स में स्ट्रक्चरल डैमेज आ गया है। मैंने आपको बताया कि माइक्रो ट्रॉमाज हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। जब स्ट्रक्चरल डैमेज आएगा तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, मेम्ब्रेन डैमेज होगी, कैल्शियम बाहर निकल आएगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो प्रोटीएजेस होते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, ठीक है, वो बाउंड थे, प्रोटीएजेस निकलेंगे और प्रोटीन्स डैमेज कर देंगे, ठीक है। प्रोटीएज एक्टिवेट हो गया, उन्होंने प्रोटीन्स डैमेज कर दी हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से एडीमा और पेन आएगी। तो डोम्स हैं क्या, इन शॉर्ट एडीमा और पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। सो ये हम ये नहीं कह सकते कि बंदा थका फटीग हुई, लैक्टिक एसिड जमा हो उसकी वजह से। पुरानी जो थेरीज थी वो ये कहती थी कि लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से होता है, लेकिन नहीं, फर्दर स्टडीज़ हुई और उससे पता चला कि मसल सोरनेस जो है ये मसल सोरनेस है, ठीक है। एडीमा और पेन वगैरह होती है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, इसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होती। उसके बाद है रिपीटेड बाउट इफेक्ट जो होता है। रिपीटेड बाउट इफेक्ट में ये है कि एक बंदा है, उसने कोई एक्सरसाइज की है, ठीक है, उसको मसल डैमेज हुआ या उसको डोम्स हो गए हैं, ठीक है, डोम्स हो गए हैं तो उसकी बॉडी अडेप्ट कर गई है उसको,
तो उसकी बॉडी उस चीज़ को एक बार डोम्स हुए हैं ना, आपने एक एक्टिविटी नहीं की थी, ठीक है, स्टर्नस एक्टिविटी की, डोम्स हो गए उसको, जब दूसरी बार आप वही एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी पहले से अडेप्ट कर चुकी है। अडेप्ट वो किस तरह से करती है, 3 थेरीज है, न्यूरल थेरी है, कनेक्टिव टिश्यू थेरी है, सेलुलर थेरी है। न्यूरल थेरी क्या कहती है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पहली बार इंजरी हुई थी तो ये था कि स्मॉल नंबर ऑफ़ फाइबर्स जो थे वो डैमेज हुए थे, तो ब्रेन को मैसेज आता है जब तक वो डैमेज है, ठीक है, डोम्स में बंदा रेस्ट में है, ठीक है, तो जब वो रेस्ट में है उस पीरियड में जो आपका मोटर यूनिट्स हैं वो रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, मोर मसल फाइबर्स जो हैं वो रिक्रूट हो जाते हैं। अब जो डैमेज था या जो डिस्टर्बेंस थी वो स्मॉल नंबर ऑफ़ फाइबर से ज़्यादा नंबर ऑफ़ फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। अब अगर आप वही एक्टिविटी करोगे दोबारा तो बॉडी खुद को अडेप्ट कर चुकी है, ठीक है, ये न्यूरल अडेप्टेशन है, ये न्यूरल थेरी कहती है। अब वो डैमेज उतना नहीं है जितना पहले आ रहा था। दूसरी चीज़ है कनेक्टिव टिश्यू थेरी। कनेक्टिव टिश्यू थेरी कहती है कि जब आपको पहली बार डैमेज आया था तो आपका कनेक्टिव टिश्यू की जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये आपको डैमेज से बचा लेगी। तीसरी सेलुलर थेरी है, वो ये कहती है कि जो आपके सेल हैं वो डैमेज की वजह से जो प्रोटीन्स टूटती हैं, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं, उसके नतीजे में स्ट्रेस प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है, वो कोप अप कर लेती हैं और आपके मसल को फर्दर डैमेज से बचा लेती हैं। सो ये 3 अडाप्टेशंस होती हैं उससे। जब इस अफेक्ट को कहते हैं रिपीटेड बाउट ऑफ एक्सरसाइज, कि पहले डोम्स हुए, ठीक है, पहले आपने एक्सरसाइज किया, आपको डोम्स हो गए, ठीक है, आपको डोम्स हो गए हैं, इशू आ गए, ठीक है, लेकिन आप वही एक्सरसाइज आप जब दोबारा करोगे तो आपको वो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, उतना डैमेज नहीं आएगा। इसको कहते हैं रिपीटेड बाउट ऑफ एक्सरसाइज, लेस मसल डैमेज होता है इसमें। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जो होता है, आप स्ट्रेचिंग से, जब भी आपने फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ती है। स्ट्रेचिंग 2 तरह की होती है, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है कि आपने एक मसल को अपनी स्ट्रेच्ड पोजीशन में होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो दूसरी डायनामिक होती है, उसमें आप मूव करते हैं, बैलिस्टिक होती है कि अचानक से झटका लगेगा या कुछ ऐसे। लेकिन स्टैटिक जो है उसके ज़्यादा उन्होंने कहा है कि सुपीरियर है डायनामिक से, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस नहीं होते, दूसरे लेस मसल स्पिंडल एक्टिविटी होती है। उसके बाद PNF टेक्निक्स होती हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होती है। ये आपको पता है कि एक बंदा जो होता है स्पेसिफिक रेंज के अंदर आप अपना मसल लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसको वहाँ तक होल्ड करते हैं जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। देन क्या होता है, ये 2 बंदे करते हैं तो फिर दूसरा बंदा क्या करता है, एक रेस्ट पीरियड आता है, और रेस्ट के बाद क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक रेंज में उसको ले जाता है, ठीक है, उससे रेंज इंक्रीज़ कर दी जाती है। आपने PNF टेक्निक्स अपने थेरा के प्रैक्टिकल्स में की होंगी, ठीक है। सो ये जो रेस्ट आता है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि उसको फर्दर नई रेंज में ले जाते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन में, तो इससे रिलैक्सेशन भी आती है, ठीक है, मसल की रिलैक्सेशन भी होती है PNF टेक्निक्स से। उसके बाद आ जाता है ईयर राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट्स के एथलीट्स जो होते हैं उसके पूरे साल की जो कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है, 3 सेशंस आते हैं, एक ऑफ सीज़न होता है, एक प्री सीज़न होता है, एक इन सीज़न होता है। ऑफ सीज़न कंडीशनिंग क्या होती है कि अभी आपने कोई किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है, तो उन डेज़ में आपने क्या करना है कि अपने आप को फ़ैट गेन से, यानी कि फ़ैट से, वेट गेन से बचाना है, ठीक है, और अपने मस्क्यूलर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को मेंटेन रखना है, क्योंकि बाद में उसकी अभी ज़रूरत है आपको, ठीक है। सस्टेन रखना है अपने बोन और लिगामेंट की इंटेग्रिटी को, और रिटेन करना है आपने अपनी स्किल को, ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उस स्किल को बचा के रखना है। ये ना साल के बाद अगर आपका रेस्ट पीरियड आया तो आप साल के बाद जाओ और सारी जो आपने जो गेन्स किए थे पिछले साल वो सारे ख़त्म हो जाए, अब आपको स्टार्ट करना पड़े। उसके बाद आता है प्री सीज़न के, अब आपकी गेम स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाला सीज़न आने वाला है, ठीक है, तो 8 to 12 वीक्स जो है कंपटीशन से पहले प्री सीज़न आ जाता है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि अपनी जो प्री डोमिनेंट एनर्जी सिस्टम्स हैं उनको वापस अपनी पहली कंडीशन में लेके आना है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट के बाद आए हो, सो उसके अपने एनर्जी सिस्टम्स को अब आपने ट्रेन करना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफ सीज़न में आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है, रनिंग करनी होती है, स्किल प्रैक्टिस करनी होती है, और अदर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना होता है। दैन प्री सीज़न आ जाता है, इसमें आपने ये चीज़ें सारी करनी होती है, ठीक है, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी सीखनी है, ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज़ कर देनी है पहले से ज़्यादा। और फिर इन सीज़न में क्या करना है, सिर्फ मेंटेन करना है सबको, ठीक है। तो इन सीज़न में आपको पता है जो भी आपने प्री सीज़न में अचीव किया है उसको मेंटेन रखना है। देन आ जाता है कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स। कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक आपकी होती है कि या तो आपने ओवर ट्रेनिंग, ये साथ साथ पढ़ते हैं कि सबसे पहले आती है ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग में आप क्या करते हैं कि आपने नॉर्मल से ज़्यादा, जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आपने ट्रेनिंग कर ली है, ठीक है, टू लॉन्ग कर लिए या टू स्टर्नस कर लिए, इसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा एक बंदा ओवर ट्रेनिंग कर रहा है, कि उसके परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, बॉडी वेट डिक्रीज़ कर जाएगा, उसके नंबर ऑफ़ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, क्रोनिक फटीग में जाएगा वो बंदा, साइकोलॉजिकल स्टेलनेस होती है, और उसका हार्ट रेट और ब्लड लैक्टेट लेवल्स जो होते हैं एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा हो जाते हैं,
ठीक है। अगर वो उस चीज़ का आदी होता तो उसको फटीग ना होती, ठीक है, उसके जो लैक्टेट लेवल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा ना हो जाते, उसको ब्लड प्रेशर ना बढ़ता। तो अगर उसने ओवर ट्रेनिंग की है, इसका ये सारे साइंस बताएंगे कि हाँ अब इसने ओवर ट्रेनिंग की है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है अंडर ट्रेनिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिटेल से नहीं बताया क्योंकि आपको पता है अंडर ट्रेनिंग क्या होती है, जितनी चाहिए उतनी की नहीं। ट्रेनिंग मिस्टेक्स पढ़े हैं ना कि ये हो सकती है, आपने ज़्यादा कर लिए की नहीं है। तीसरी चीज़ होती है फेलियर टू प्लान स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, कि जितने स्पोर्ट्स पे आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी एक्सरसाइज करो स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल को जहन में रखना है। तो आपने एक्टिविटीज़ की लेकिन आपने वो एक्टिविटीज़ नहीं की जो कि आपको कंपटीशन में जिन एनर्जी सिस्टम्स की ज़रूरत थी या जिन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी आपने उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की, आप सिंपल कोई और ट्रेनिंग ही करके आ गए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स यूज्ड इन कंपटीशन के जो मसल्स इन्वॉल्व थे आपने उसकी ट्रेनिंग ही नहीं की। उसके बाद दूसरी जो फेलियर आ सकता है वो है प्लान अ ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, कि जो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी थी आपने बनाई नहीं, ठीक है। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे कि आपने ट्रेनिंग टाइम को मिस यूज़ किया है, कि आप ट्रेनिंग भी करते रहे हो और आपने उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि आपने गेम कैसे उसमें स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है वगैरह वगैरह। उसके बाद रहता है फेलियर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग प्रायर टू कंपटीशन, तो कंपटीशन से पहले आप इंटेंसिटी और वॉल्यूम को, यानी कि आप रेस्ट नहीं लिया, ठीक है। आप इस चीज़ को कहते हैं टैपरिंग, कि जब भी कंपटीशन आना होता है उससे पहले आप क्या करते हो, टैपर करते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, athletes should reduce the training load for several days prior to competition. This practice is called tapering. अगर आपने टैपरिंग नहीं की ये भी एक फॉल्ट है, ठीक है। ये एक कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक में आ जाता है, ठीक है। हमने 5-6 पढ़ लिए हैं। अब टैपरिंग क्या होता है, टैपरिंग होता है कि आपने कुछ डेज पहले जो है वो एक्सरसाइज जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसको लोड को कम कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स को जो आप जब आप ट्रेनिंग करते हैं आपका ग्लाइकोजन यूज़ होता है, ठीक है। तो अब आप इतना टाइम अपने मसल्स को दो कि ग्लाइकोजन अपने मैक्सिमम लेवल पर चला जाए, ठीक है, कि कोई अगर डैमेज हुआ है तो वो हील हो जाए, ठीक है। टैपर पीरियड कितना होता है कि रिड्यूस ट्रेनिंग लोड ऑफ 3 to 21 डेज़, ठीक है। इतने डेज़ का हो सकता है टैपर पीरियड, ठीक है, बोथ स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आपके स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं तो आप 3 से 21 दिन का टैपर पीरियड ले सकते हो। और जो रनर्स और स्विमर्स होते हैं वो तकरीबन 60% अपनी वो इंटेंसिटी कम कर देते हैं, ठीक है, और 21 डेज़ का वो लेते हैं टैपरिंग पीरियड। तो इधर हमने ये सारे चैप्टर में जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस तरह हम उनको एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग में क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रेनिंग में हम करवाएंगे कैसे, इंड्योरेंस ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, किस में कितनी रेपिटेशंस चाहिए होती हैं, सो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ये इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर था, कुछ भी नहीं था इसमें, हर चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें, है कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि डिफरेंट हूँ कोई ऐसी चीज़। अगर कोई मुझे बीच में से डिफरेंट लगेगा तो फिर मैं आपको बाद में करवा दूँगी। वीडियो इस बार बहुत ज़्यादा लंबी हो गया, बट मेरी कोशिश थी कि एक में ही कवर हो जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।